subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you will never miss any video updation from Sairam IAS. And join the official Telegram channel of Sairam IAS for PDF updation. Hello everyone, welcome to Sairam IAS. This will be fourth video of OPSC prelims question discussion. In last three video, we have done our polity, environment and economic question discussion. And in today's video, we'll try to analyze geography question which was asked by OPSC in prelims 2021. So let's start our discussion. The first question says that, question number 10, freshwater lake built by India near its research station Maitri in Antarctica is known as A. Bharati, B. दक्षिण गंगोत्री, C. प्रियदर्शिनी and D. दक्षिण मानसरोवर. हमें पता अंटार्कटिका में अभी तक 3 रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इंडिया का. फर्स्ट है दक्षिण गंगोत्री. इट वाज फर्स्ट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड स्टेशन in Antarctica which was established in 1983. After that, the second and permanent research station is Maitri which was established in 1989. And the third is जो लेटेस्ट रिसर्च स्टेशन है जो ऑपरेशन में है since 2012, that is भारती. तो ये तो हमने देख लिया कि रिसर्च स्टेशन है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है फ्रेश वाटर लेक और द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट फ्रेश वाटर लेक बिल्ट बाय इंडिया नियर रिसर्च स्टेशन मैत्री. मैत्री के पास जो फ्रेश वाटर लेक है उसका नाम क्या है? एज यू नो, मैत्री इज सिचुएटेड ऑन द रॉकी माउंटेन रीजन कॉल्ड स्किरमार्चर ओएसिस. इंडिया ऑल्सो बिल्ट ए फ्रेश वाटर लेक अराउंड मैत्री विच इज नेम एज लेक प्रियदर्शिनी. सो द करेक्ट आंसर विल बी C. Question number 29 says that Middle Himalaya range originated in A. Eocene period, B. Miocene period, C. Oligocene period and D. Pliocene period. As you know, Middle Himalaya को और क्या कहते हैं हम लोग? Lesser Himalaya. And the period of Lesser Himalaya is Miocene period. Next, move to the next question. Question number 30. Which of the following is not an example of block mountain? Option A, Vosges mountain, B, Western Ghat mountain and C, Salt range, D, Sierra Nevada. हमने जियोमॉर्फोलॉजी में टॉपिक में पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ माउंटेन है. एक होता फोल्ड माउंटेन एंड सेकंड इज ब्लॉक माउंटेन. अगर दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखें, फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन में जियो फॉर्मूलेज में हमने क्या देखा है, एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट. प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट में 2 मूवमेंट होता है, एक वर्टिकल मूवमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है. वर्टिकल मूवमेंट में क्या, वर्टिकल मूवमेंट को और क्या कहते हैं? एपिरोजेनिक कहते हैं, मीन्स कंटिनेंट मूवमेंट होता है. एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में क्या होता है? ओरोजेनिक मूवमेंट जिसको कहते हैं, या यू कैन से इट इज माउंटेन मूवमेंट. और मीन्स माउंटेन. ऑर्गेनिक में क्या होगा? एक होता है कंप्रेहेंसिव. फर्स्ट केस में कंप्रेहेंसिव मीन्स व्हेन बोथ प्लेट ए एंड प्लेट बी मूव्स टुवर्ड द ईच अदर, इट इज कॉल्ड कंप्रेहेंसिव. कंप्रेहेंसिव में क्या होगा कि एक प्लेट दूसरे की तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स मूव करेगा. टेंसाइल और टेंजेंशियल फोर्स में क्या होगा? बोथ ए प्लेट एंड बी प्लेट दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. और इन दोनों केस से, चाहे कंप्रेसिव हो चाहे वो टेंसल फोर्स हो, दोनों से क्या बनेंगे? ब्लॉक माउंटेन या फोल्ड माउंटेन बनेंगे. जैसे कि फोल्ड माउंटेन आपको यू कैन से एग्जांपल है हिमालय एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन कैसे बनेंगे? रिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग से बनेंगे. रिफ्ट में क्या होगा? क्रस्ट में क्या होगा? क्रैक होगा. फॉल्टिंग में भी सेम कैसे होगा? दैट मीन्स क्रस्ट में क्रैक होगा. बट जब रिफ्टिंग होता है तो वर्टिकल मूवमेंट होता है, और जब फॉल्टिंग होता है तो क्या होता है? वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता. अब जब वर्टिकल मूवमेंट होगा तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लेट है, ये किस केस में? क्रैक ऑन क्रस्ट, दैट मीन्स रिफ्टिंग केस में. ए बी सी प्लेट है, 3 प्लेट है, और इनके वर्टिकल मूवमेंट की वजह से, रिफ्टिंग की वजह से, या फिर ए बी सी कोई में से एक प्लेट क्या होगा? ऊपर आ जाएगा या फिर कोई ना कोई नीचे आ जाएगा.
जो ऊपर आ जाएगा उसको क्या कहते हैं, द अपर पार्ट ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड होस्ट एंड द पार्ट विच मूव डाउन इट इज कॉल्ड एज गार्बेन। और ये जो गार्बेन है इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल मोमेंट ऑफ प्लेट, जो किसकी वजह से हुआ है, रिफ्टिंग की वजह से हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, वॉस्गेस विच इज सिचुएटेड इन यूरोप, रेनी वाले, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वाले, सॉल्ट रेंज एंड नेवाडा, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। सो वॉस्गेस हमने देख लिया, ये है ब्लैक माउंटेन, सॉल्ट रेंज भी देख लिया, सीरा नेवाडा भी देख लिया हमने। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है, जो गोंडवाना लैंड से टूट के बना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ब्लॉक माउंटेन नहीं कहते। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर emerges फ्रॉम पीर पंजाल रेंज। इंडस रिवर का हमने 5 ट्रिब्यूटरी देखा था, जिसको पंचनाथ कहते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। अब कह रहे कि इंडस रिवर का कौन सा ट्रिब्यूटरी है जो कि पीर पंजाल से निकलती। अगर आप इंडस रिवर की देखेंगे, ये इंडस रिवर जो विच इज ओरिजिनेटेड इन मानसरोवर लेक एंड एंडिंग विद अरेबियन सी। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें, ऑप्शन ए कह रहा है कि सतलुज, बी रावी, सी चेनाब एंड डी झेलम। अगर इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, सतलुज इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। सो ये तो नहीं हो सकता, सो सतलुज को हम एलिमिनेट करेंगे। ब्यास तो ऑप्शन में है नहीं है, तो ब्यास को कट कर दिया, सतलुज को कट कर दिया। रावी, रावी यहाँ से निकलती है, लेकिन रेंजेस किस आपस से पूछा है, पीर पंजाल रेंज। देयर आर 6 रेंजेस इन हिमालय। अगर हम नॉर्थ टू साउथ रखें तो फर्स्ट विल बी कराकोरम रेंज, देन लद्दाख रेंज, थर्ड इज जांस्कर रेंज, देन पीर पंजाल, देन धौलाधार एंड लास्ट इज शिवालिक रेंज। अगर हम पीर पंजाल की बात करें, पीर पंजाल इज सिचुएटेड इन द सदर्न ईस्ट मोस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जहां से ये जो रीजन है, और इस रीजन से अगर आप देखें तो एक ही रिवर निकलती है, वो क्या है, झेलम। एंड झेलम इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, राइजेस फ्रॉम एट स्प्रिंग एट वेरीनाग, द प्लेसेस इज कॉल्ड एज वेरीनाग, situated at foot of the Pir Panjal in the southern eastern part of Valley of Kashmir. It flows through the Srinagar and the Bulur Lake. ये श्रीनगर होके यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है बुलूर लेक, बिफोर एंटरिंग इन पाकिस्तान। फिर इसके बाद ये झेलम कहाँ जाके पाकिस्तान में एंटर कर लेती है, और पाकिस्तान एंटर करने के बाद ये झेलम रिवर कहाँ जाके मिलती है, चेनाब के पास। तो यू कैन से ये चेनाब जो है रिवर, झेलम और जो चेनाब है एक जगह पर मिलती है, दोनों कहाँ पर है, जिसका नाम है झांग, एंड दिस झांग इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। So the right answer will be D, Jhelum. Next, move to the next question. Question number 32. Which of the following pair is not correctly matched? Stack, Bajada, Kame and Lapis. देखो ये सब चीज हमने डिस्कस किया था किस पे, लैंडफॉर्म में डिस्कस किया था। स्टैक तो हमें पता है, स्टैक देखा था सी वेब में, जो कि ड्यू टू द इरोजन प्रोसेस होता है, इरोड होकर जो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको स्टैक कहेंगे, आर्क भी कहेंगे। ये तो हमें पता है सी की वेव्स की वजह से होता है। बट क्वेश्चन नॉट करेक्टली पूछा है मैच। बजादा इज ए डिपोजिशन लैंडफॉर्म ऑफ डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म ड्यू टू द विंड, सो ये भी सही है, ये मैच कर रहा है। कामे इज ए डिपोजिटेड माउंटेन ऑफ सेडिमेंट लेफ्ट इन द पैथ ऑफ और रिट्रेटिंग ग्लेशियर्स, बट यहाँ रिवर कह रहा है, तो ये डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ ग्लेशियर होता है, तो ये मैच नहीं कर रहा। सो द आंसर विल बी सी, लैपिस द ग्राउंड वाटर, यस ये सही है। सो नॉट करेक्ट पूछा है, सो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 33,
which of the following is not correctly matched? Again, question option A, Bengola current in South Atlantic, Erminger current North Pacific, पेरू करंट साउथ पैसिफिक, मोजाम्बिक करंट इंडियन ओशन। ये ओशन करंट में हमने डिस्कस किया था बेंगुला करंट, यस, नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक जो हमने डिस्कस किया था। बेंगुला इज ए कोल्ड करंट एंड व्हिच अकर्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। अगर आप मैप के हिसाब से देखें, ये देखो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट, दैट इज बेंगुला करंट। तो ये मैच कर रहा है। पेरू करंट तो हमें पता है साउथ पैसिफिक, ये अलिनो लाइन में भी हमने डिस्कस किया था पेरू करंट, यस इट इज कोल्ड करंट है। मोजाम्बिक करंट इज इंडियन ओशन, यस इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट इन द रीजन ऑफ इंडियन ओशन। तो यहाँ पर मोजाम्बिक कंटिनेंट है, सॉरी कंट्री है, और यहाँ पर पाया जाता है आपका मोजाम्बिक करंट। तो मोजाम्बिक करंट इंडियन ओशन, पेरू करंट साउथ पैसिफिकेशन, यस ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट पूछा है एरमिंजर करंट, तो आंसर विल बी बी। अगर यहां पर देखें तो ये आइसलैंड है, ये है एरमिंजर करंट विच इज वार्म करंट। लेकिन यहां पर कह रहा है कि नॉर्थ पैसिफिक में नहीं है, ये अटलांटिक ओशन है, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए, तुलबुल प्रोजेक्ट, झेलम रिवर, कोटेश्वर प्रोजेक्ट ऑन ताप्ती रिवर, दुलहस्ती प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन नर्मदा रिवर। ये सरदार सरोवर तो नाम से समझ में आ रहा है कि नर्मदा रिवर पर ही होगा, और नर्मदा और ताप्ती रिवर हमें पता है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और जाके कहाँ गिरते ये अरेबियन सी में। लेकिन यहाँ पर ताप्ती रिवर की अगर बात करें, नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ ताप्ती रिवर के ऊपर कोटेश्वर प्रोजेक्ट, नाम से कुछ अजीब सा लग रहा है। यहाँ तुलबुल प्रोजेक्ट तो पता है कि हाँ ये झेलम रिवर पर है। कोटेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो ताप्ती रिवर पे नहीं है। ताप्ती रिवर पे जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है काकरापार प्रोजेक्ट। सो नॉट करेक्टली मैच पूछा है, सो द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इट इज 12 noon at Greenwich. What will be the time at a place situated at 60 degree east longitude? Easy concept है। As we know, Earth rotates on its axis in the direction of west to east and sunrise east to west, rise in east and set in west। और हमें पता है कि ये अगर ग्रीनविच टाइम है, यहाँ पर 12 बज रहा है, इससे ये करके 15 डिग्री ईस्ट में है, सॉरी 60 डिग्री ईस्ट में। एज यू नो 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, सो 60 डिग्री मीन्स 4 आवर, ऐड कर दो। सो 12 बज रहा है अगर यहाँ पर ग्रीनविच की टाइम, सो 12 में 4 ऐड कर दो, कितना बजेगा? 15, 30, 45 एंड 60। तो यहाँ पर कितना होगा? 4 PM होगा। So the correct answer will be D. Question number 38. What is the significance of दक्षिण गंगोत्री? स्टार्टिंग में ही हमने फर्स्ट स्लाइड में देख लिया था कि दक्षिण गंगोत्री का इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज ए साइंटिफिक बेस स्टेशन इन अंटार्कटिका रीजन। So the answer will be C. Question number 39. In India, El Nino is very often associated with, हमने ओशनोग्राफी में एक El Nino और एक La Nina पढ़ा था। What is the difference between El Nino and La Nina? La Nina आप कैसे याद रख सकते हो? El Nino name of a boy and La Nina the name of a girl. G means starting with G girl, starting with B boy. आप ऐसे याद रख सकते हो, boy means bad, it is bad for India. इसका कोई रियल मीनिंग नहीं है, जो समझने के लिए। गर्ल्स मीन्स गुड फॉर इंडिया। जब भी लानिना की बात करें दैट मीन्स गुड मीन्स इंडिया में मॉनसून आएगा, हैवी रेनफॉल हो। और यहाँ पर बैड मीन्स जहाँ पर मॉनसून नहीं होगा, लो रेनफॉल हो। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एल नीनो एंड ला नीना। इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है जिसको कहते हैं एयर मूवमेंट। एयर का मूवमेंट कैसे होता है?
हमें पता है जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स मोर द टेम्परेचर लो प्रेशर विल क्रिएट। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो जगह है, दो प्लेस है, यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर से एयर क्या होता है, राइज होता है। और इसके कंपैरिजन में जहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और हाई प्रेशर में एयर क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है एयर का, तो यहाँ पर चला जाएगा। फिर इसके कंपैरिजन में यहाँ कहीं लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर से फिर अगेन क्या होगा, हाई प्रेशर एयर सिंक करेगा। तो इस तरह से एयर का मूवमेंट होता है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। पहले लो प्रेशर आया टेम्परेचर ज़्यादा की वजह से, फिर हाई प्रेशर में गया, एयर राइज हुआ, फिर एयर डाइवर्जेंट हुआ, लो प्रेशर चला गया, फिर लो प्रेशर से अगेन हाई प्रेशर में आया। इसके बाद यही होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से एयर का मूवमेंट होता है। अब एयर का मूवमेंट हुआ, दैट मीन्स विंड का मूवमेंट हुआ। इसके बाद हमें ट्रेड विंड थोड़ा समझते हैं, ट्रेड विंड क्या होता है। एज वी नो, ट्रेड विंड मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कि नॉर्थ और साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ट्रेड विंड ऐसे मूव होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब यहां पर पैसिफिक ओशन है, आप दूसरी इमेज में देख सकते हैं, यहां पर आ जाइए। लानिना केस में देखिए, यहां पर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ट्रेड विंड जो होता है मूव होता है ईस्ट टू वेस्ट। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है, ये पैसिफिक ओशन है। और पैसिफिक ओशन के जो ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है, इस ईस्ट साइड से मूवमेंट होता है ट्रेड विंड ईस्ट टू वेस्ट। और यहाँ पर टेम्परेचर है, दैट मीन्स ज़्यादा की वजह से ये वार्म वाटर होगा ऊपर सरफेस एरिया। अब ये ट्रेड विंड मूवमेंट करे, दैट मीन्स जो वार्म वाटर होगा वो मूव होगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओशन, पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। और लो प्रेशर हमें पता है कि लो प्रेशर जहाँ पर क्रिएट होगा, दैट मीन्स जहाँ पर हैवी टेम्परेचर होगा वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो हमें पता है लो प्रेशर में क्या होगा, एयर क्या होता है, राइज होता है। जैसे राइज होगा यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन से क्या होगा, फिर अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ये प्रेसिपिटेशन होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एशिया और जो ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया रीजन है, यहाँ पर लानिना केस में रेनफॉल ज़्यादा होगा। तो लानिना कब होता है, जब ट्रेड विंड स्ट्रांग होता है। देखा तो हमने अभी, स्ट्रांग की वजह से ट्रेड विंड मूवमेंट होता है। ये जो वार्म वाटर है वो डिप्लेट करके यहाँ पर ले आया, यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। और यहाँ पर पैसिफिक ओशन जो नीचे ग्राउंड वाटर जो होगा, जो कोल्ड वाटर होगा, वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। किस तरफ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में, और इसे कहते हैं अपवेलिंग। लेकिन लानिना ये तो लानिना केस में देखा था कि यहाँ पर एशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के आसपास जो होगा वो रेनफॉल ज़्यादा होगा। अलिनो केस में क्या होगा, ये ट्रेड विंड जब वीक हो जाता है, मीन्स ट्रेड विंड जब वीक हो जाता है तो ये जो वार्म वाटर है ये ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट नहीं करता है, ये यहीं रह जाता है। अगर जहाँ पर रह जाएगा वार्म वाटर, दैट मीन्स वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। और लो प्रेशर क्रिएट होने से फिर हमने देखा कि जैसे कि इस रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, एयर राइज होगा, राइज होने के बाद अगेन क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और इस रीजन में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। और इस रीजन में क्या आ जाएगा, ड्रॉट सिचुएशन आ जाएगा, दैट मीन्स रेनफॉल बिल्कुल लो होगा। सो लानिनो क्या होता है, जब ट्रेड विंड वीक होता है, इंडिया के रीजन में क्या होता है, लो रेनफॉल होता है, और लानिना केस में रेनफॉल हैवी हो जाता है, हैवी रेनफॉल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंडिया अलिनो इज वेरी ऑफन एसोसिएटेड विद गुड मानसून वेदर इन हैवी रेनफॉल। नहीं, लानिना में तो हमने देखा था गुड रेनफॉल होगा, हैवी रेनफॉल होगा, लेकिन अलिनो में हमने देखा क्या, लो रेनफॉल होगा। अ बैड मानसून वेदर विद लो रेनफॉल एंड क्रॉप फेलियर। सो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, इन द एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ओजोन लेयर। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। एज यू नो, ओजोन लेयर इज द कॉमन टर्म ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन that is found in the stratosphere,
around 50 to 30 kilometer above the Earth's surface. It covers the entire planet and protect the life of on Earth by absorbing UV radiation from the sun. So the correct answer will be stratosphere. वैसे ओजोन ट्रोपोस्फेयर में भी है. स्ट्राटोस्फेयर में जो ओजोन है उसको कहते हैं गुड ओजोन, एंड द ओजोन फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर दैट इज कॉल्ड बैड ओजोन. क्यों? बिकॉज जो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको वो एमिट नहीं करने देता, वो कवर करके रखता है, इसलिए वो बैड ओजोन कहते हैं. सो ट्रोपोस्फेयर तो बैड ओजोन हो जाएगा, और जो ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, स्ट्राटोस्फेयर में पाया जाता है, उसको कहते हैं गुड ओजोन. क्वेश्चन नंबर 42. स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन रिलेट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को और किस नाम से जाना जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. It is a primitive subsistence farming that is practiced on small piece of land. Shifting cultivation is popular in northeast region like Assam, Nagaland, Mizoram and Nagaland. Sorry, Assam, Nagaland, Mizoram and Meghalaya. The difference between subsistence and commercial farming. Subsistence farming मतलब होता है कि farmers when cultivate for their own consumption, तो उसको क्या कहते हैं? subsistence farming. लेकिन जब ये for trade के लिए cultivate करते हैं, for the trading purpose, उसको क्या कहते हैं? commercial farming. So slash and burn cultivation is related to subsistence farming. Next question. Question number 80. Which of the following is expected to be cause of rise in the sea level? अभी रिसेंटली भी IPCC रिपोर्ट आया था, 6th रिपोर्ट, वहाँ पर भी आप इस पढ़ सकते हो. और इससे पहले भी हमने कितने बार डिस्कस किया, ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ अ पोलर आइस कैप सी लेवल क्या होता? राइज होता. लास्ट क्वेश्चन 81. द सोलर एनर्जी इज ए. इट इज ऑब्वियसली नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी, because it is most readily available source in energy, and it is also most important for the non-conventional source of energy because non-polluting and therefore help lessen the greenhouse gas effect. So the correct answer will be non-conventional energy source. So इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.